दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील आज आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा डायबिटिक फुट के बारे में। डायबिटिक फुट क्या होता है और कैसे ही होता है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक फुट हुआ है तो पेशेंट में क्या चेंजेस देखने मिलेंगे और क्या पेशेंट की कंडीशन होती है। तो ये एक पेशेंट है जो डायबिटिक फुट का है, आप लोग देख सकते हैं। बेटा इधर क्लोज करके दिखाओ। ये जो पेशेंट डायबिटिक फुट का पेशेंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेशेंट को डायबिटिक फुट है और डायबिटिक फुट होने के कारण पेशेंट की जो स्किन है वो ब्लैक हो चुकी है। पेशेंट के टिश्यू है नेक्रोसिस हो चुके हैं। पेशेंट का ग्रेड टो में नेक्रोसिस हो चुका है और पेशेंट को यहाँ से पस भी ड्रेन हो रहा है ग्रेड टो से। तो अभी मैं आप लोग बताऊँगा पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है। बेटा क्या है डायग्नोसिस पेशेंट का? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज विथ कीटोएसिडोसिस विथ सेप्सिस विथ एब्सेस विथ गैंग्रीन लेफ्ट ग्रेड टो। ये जो पेशेंट को है अनकंट्रोल डायबिटिक है। जब किसी मरीज को अनकंट्रोल डायबिटिक हो जाती है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो नसें हैं, बेटा इधर लिखा, जो नसें हैं कैपिलरीज है, वो वहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं पहुंचा पाती है। ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं पहुंचने के कारण वहाँ पे गैंग्रीन होने लगता है, ब्लैकनेस आने लगती है, नेक्रोसिस होने लगता है। तो इस पेशेंट को वही हुआ है जिसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं। पेशेंट का अनकंट्रोल डायबिटिक है। जब पेशेंट हमारे पास आया था तो पेशेंट का जो शुगर था 450-500 था और पेशेंट का शुगर ज़्यादा होने के कारण पेशेंट को यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुँचा, पेशेंट का टिश्यू नेक्रोसिस हो गया, पेशेंट का डायबिटिक फुट डेवलप हो चुका। अभी मैं आप लोग बताऊँगा अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक फुट होता है तो इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं। तो अगर इसके फर्स्ट कोज की हम बात करें तो नर्व डैमेज होती है, उसके कारण हो सकता है, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। नर्व डैमेज के कारण हो सकता है। सेकंड जो होता है पुअर ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड का पुअर कंसंट्रेशन होने के कारण जब किसी मरीज़ के ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगी, अनकंट्रोल डायबिटिक होगी, उसके कारण ब्लड का अच्छे से वहाँ फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड का अच्छे से फ्लो नहीं होगा तो उसके कारण वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, इसकी वजह से पेशेंट के जो टिश्यू नेक्रोसिस होने लगते हैं और पेशेंट को डायबिटिक फुट और वहाँ पे घाव बन जाता है, जिसे हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। और इसे टाइम पे ट्रीट ना करें तो ये गैंग्रीन में डेवलप हो सकता है। जैसे कि पेशेंट का ग्रेड टो है, काला पड़ चुका है, पेशेंट को यहाँ पे गैंग्रीन हो चुका है। तो ये इसके कोज है। अगर और कोज की बात करें तो हाई ब्लड शुगर, इसका एक जो मेन कोज हाई ब्लड शुगर होता है, इसमें नर्व डैमेज हो जाती है। हाई ब्लड शुगर में होता क्या है, आर्टरीज हार्ड हो जाती है और नैरो हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण डायबिटिक फुट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका कोज होता है दोस्तों होता है इन्फेक्शन। जैसे पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। जैसे कि हेमरटो कंडीशन होती है, उसमें हो सकता है। फ्लैट फुट जो पेशेंट के रहते हैं उसमें हो सकता है। फ्लैट फुट में क्या होता है, वहाँ पे इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुँचती है, उसके कारण ये कंडीशन हो सकती है। इसके बाद इम्प्रॉपर फुटवेयर, जो फुटवेयर पहनते हैं हम, अगर वो इम्प्रॉपर है, जैसे कि जो वियरिंग शूज़ जो हम पहनते हैं वो टाइट है, टाइट होने के कारण ये हो सकता है। जो पेशेंट डायबिटिक वाले होते हैं अगर टाइट शूज़ पहनेंगे तो उसके कारण पेशेंट को डायबिटिक फुट हो सकता है। वो क्या करता है कि हम हार्ड शूज़ पहनते हैं, जो टाइट शूज़ पहनते हैं वो प्रेशर करेंगे, फुट में प्रेशर होने के कारण वहाँ पर इंजरीज होगी और इंजरी होने के कारण पेशेंट को डायबिटिक फुट डेवलप हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक फुट हुआ है तो उसे क्या सावधानियाँ बरतनी होती है, उसके क्या बचाव है, इसके बारे में आप लोग बताता हूँ। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक फुट है तो उसमें डेली फुट चेक करना है। जैसे कि पेशेंट डायबिटिक फुट के, अगर कोई पेशेंट को शुगर है, हाई शुगर बढ़ा रहता है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पेशेंट को अपने फुट को डेली चेक करना है। डेली फुट को चेक करना है, प्रॉपर फुट को वॉश करना है। वॉश करने के बाद फुट की प्रॉपर हाइजीन करना है। फुट को ड्राई टॉवल से वो अच्छे से क्लीन करना है। और आपको हमेशा याद रखना है फुट के जो बीच में जो फिंगर्स होती है, फिंगर्स के बीच में आपको अच्छे से क्लीन करना है और वहाँ पे पाउडर लगा के रखना है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पेशेंट को फंगल हो जाता है और उसके कारण पेशेंट को डायबिटिक फुट डेवलप हो सकता है फ्यूचर में। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है सर्कुलेशन मेंटेन करके रखना प्रॉपर। सर्कुलेशन कैसे मेंटेन रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे जो शुगर और डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं तो अपनी फिंगर को और जो एंकल है उससे मूवमेंट करें बराबर। ये उंगली हिलाओ अम्मा, उंगली हिलाओ, पैर चलाओ, इस तरह से पैर का मूवमेंट बनाए रखें। पैर का मूवमेंट बनाए रखेंगे, फिंगर को चलाएंगे तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होगी। ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होगी तो अच्छे से वहाँ पे ब्लड जाएगा और वहाँ पे सर्कुलेशन बना रहेगा। तो सर्कुलेशन का ध्यान रखना है, डेली हाइजीन रखना है, डेली फूड को चेक करना है। इसके बाद स्मोकिंग वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हें स्मोकिंग बंद करना है। स्मोकिंग इसमें डबल रिस्क फैक्टर हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी अनकंट्रोल डायबिटिक के कारण जो आर्टरीज नैरो हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। स्मोकिंग के कारण हार्डनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके कारण वो पेशेंट की और ज़्यादा कंडीशन उसमें ख़राब हो सकती है। तो आपको हमेशा याद रखना है तो डायबिटिक वाला पेशेंट है उसको स्मोकिंग स्टॉप करवाना है। उसके बाद जो शूज़ पहनते हैं, शूज़ को लूज़ पहनना है, जो लूज़ शूज़ पहनना है, टाइट शूज़ बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहनना है। टाइट शूज़ पहनेंगे तो उसके कारण पेशेंट को ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है, वर्सन हो सकती है, बढ़ सकती है। इसके बाद चेक फॉर अल्सर, डेली आपको अल्सर के लिए देखना है। अगर गर्मी का टाइम है, अभी बाहर निकल रहे हैं, नंगे पाँव अगर छत पर चले गए तो छत से आने के बाद आपको अपने फुटवेयर चेक करना है, अच्छे से तलवों को देखना है कहीं अल्सर तो नहीं हो रहे हैं, वोट्स को देखना है। इसके बाद बहुत से मरीजों को कोन हो जाते हैं, कोन बन जाते हैं, जिससे हम वॉट्स बोलते हैं, वो जिसे चाय भी कहा जाता है। उन्हें खुद से नहीं निकालना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डॉक्टर से सर्जरी करा के उसे निकलवाना है। खुद से नहीं निकालना, खुद से निकालेंगे तो आपको बहुत बड़ा घाव बन सकता है और पेशेंट को उससे बड़े घाव में वो कन्वर्ट हो सकता है और वहाँ पे वुंड बन सकता है और आगे चल के गैंग्रीन हो सकती है और पेशेंट को फुट की नेक्रोसिस हो सकती है। उससे आगे चल के पेशेंट का
पेड़ भी काटना पड़ सकता है। उसके बाद मेंटेनेंस ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखना है। ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखेंगे तभी हम डायबिटिक फूड से बच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें तो मुंह, टो एंड एंकल, जो पेशेंट का एंकल होता है और ये एंकल जॉइंट और टो जो होता है अंगूठा और फिंगर्स, इनको मूव करते रहना है, चलाते रहना है। ये चलाते रहेंगे हम, मूव करते रहेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा। तो यहाँ पे पेशेंट को ये जो कंडीशन हुई है ये कंडीशन देखने नहीं मिलेगी हमें। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक फूड है तो उसे क्या क्या चीज़ नहीं करना है, डोंट टू डू, क्या चीज़ें नहीं करना होती डायबिटिक फूड वाले पेशेंट में। तो सबसे पहले तो डू नॉट वॉक बेयर फुट, पेशेंट को बोलना आपको नंगे पाँव नहीं चलना है। जब भी कभी बाहर निकले तो लूज शूज़ पहनना है और सॉफ्ट शूज़ पहन के निकलना है बाहर। उसके बाद डोंट रिमूव योर केलस और कोन योर सेल्फ, जो पेशेंट के केलस बन जाते हैं बहुत कई बार, जो कोन बन जाते हैं उनको खुद से नहीं निकालना है, उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से ही निकलवाना है। उसके बाद डोंट यूज़ हील पैड एंड डोंट यूज़ हीटिंग पैड्स ऑन योर फीट, जो आपके पैर रहते हैं, पैर के तलवे रहते हैं, यहाँ पे हीटिंग पैड्स यूज़ नहीं करना है, गर्म कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है। क्योंकि डायबिटिक फूड में पेशेंट को क्या होता है, अनकंट्रोल डायबिटिक होने के कारण पेशेंट को एक कंडीशन होती है जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। जो पैर की नसें होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। पेशेंट को इसमें ठंडा गर्म मालूम नहीं पड़ता है, पेशेंट के सेंसेशन चले जाते हैं, पेशेंट को इसमें टिंगनिंग नमनेस बनी रहती है, झुंझुनाहट सरसराहट पेशेंट को बनी रहती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है पेशेंट को हीटिंग पैड्स पैरों पर नहीं अप्लाई करना है। तो पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटिक के कारण, अनकंट्रोल डायबिटिक के कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है और पेशेंट को ठंडा गर्म मालूम नहीं पड़ता। तो आप जब हीटिंग पैड आप पेशेंट के फुट पे अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को अल्सर बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे और वो एक बड़ा अच्छा घाव बन जाएगा। तो हमेशा याद रखें डायबिटिक वाले पेशेंट को हीटिंग पैड्स नहीं लेना है पैर पे। इसके बाद जो होती है सोकिंग फिट इन हॉट वाटर के अंदर सोकिंग नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सोक रहता है गर्म पानी के अंदर पैर को डाल के रखते हैं सर्दियों के अंदर, तो वो भी नहीं करना है डायबिटिक फूड वाले पेशेंट में, क्योंकि उन लोगों को ठंडे गर्म पता चलने के सेंसेशन चले जाते हैं न्यूरोपैथी होने के कारण। तो सोकिंग की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा अल्सर बन सकते हैं, छाले बन सकते हैं, उससे पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा, कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो सकती है। तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद स्मोकिंग पेशेंट को छुड़वा देना है। स्मोकिंग क्या करती है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द फीट, जो पेशेंट के जो पेरीफेरीज होती है, बेटा इधर क्लोज क्या हो, जो लार्ज वेसल होती है वहाँ पर तो ब्लड सप्लाई रहती है, लेकिन जो हमारी टोज होती है, फिंगर्स होती है, यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक बाल जैसी बिल्कुल कैपिलरीज जो होती है वो वहाँ पे ब्लड को फ्लो को कम कर देती है स्मोकिंग। तो आपको याद रखना है जो स्मोकिंग वाले पेशेंट होते हैं उनको स्मोकिंग करने से अवॉइड करना है, उनको बोलना है कि स्मोकिंग आपको नहीं करना है। जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं, जो क्योंकि जो डिस्टल पार्ट होता है कैपिलरीज का, वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेशेंट को एक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये भी आपको उस पेशेंट को बताना है। इसके बाद अवॉइड मॉइस्चराइजर बिटवीन द टोज, तो फिंगर्स के बीच की जो जगह होती है यहाँ पे मॉइस्चराइज नहीं लगाना है, मॉइस्चराइज यहाँ पे अवॉइड करना आपको पेशेंट को लगाने से। इससे क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और नेल इन्फेक्शन हो सकता है, ये आपको पेशेंट को बता देना है। इन ग्रोथ बाद पेशेंट की जो इग्नोरिंग फूड प्रॉब्लम, पेशेंट को जो फूड की जो प्रॉब्लम होती है उसे इग्नोर नहीं करना है। कुछ भी पेशेंट को फूड में दिक्कत हो, या तो पेशेंट को कोई छाला हो, कोई कोर्न हो, उसके बाद कोई केलस बन चुका हो पेशेंट को, या फिर पेशेंट को नेल का फंगल हो, टोस के बीच की फिंगर के इंटर फिंगर जो फिंगर्स होती हैं उसके बीच में कुछ फंगल वगैरह हो, तो उसके लिए डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, खुद से उसे इग्नोर नहीं करना है। तो ये जो कुछ चीज़ें दोस्तों जो डायबिटिक फूड वाले पेशेंट या फिर डायबिटिक वाले पेशेंट में आपको एडवाइस करके देना है पेशेंट को। इसके बाद अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट क्या करना है, तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट की तो फर्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट होता है फूड केयर, फूड की आपको केयर करना है। उसके बाद फोकस ऑन प्रिवेंशन इन कॉम्प्लिकेशन, जो इसके प्रिवेंशन होते हैं और जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उस पर फोकस करके रखना है। क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी होती है, किस किस चीज़ों से डायबिटिक अल्सर हो सकते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। अल्सर और इन्फेक्शन से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेशेंट में क्या होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, उसके कारण पेशेंट को सेंसेशन चले जाते हैं, पेशेंट के टिंगनिंग हमेशा बनी रहती है। अगर ये पेशेंट को हम बाहर धूप में निकालेंगे या फिर पेशेंट के यहाँ पे कुछ हॉट बेड रख देंगे तो पेशेंट को मालूम नहीं पड़ेगा, तो उससे पेशेंट को छाले बन जाएंगे। बहुत से बार क्या होता है पेशेंट छत पे चले जाते हैं नंगे पे और वहाँ पे चलते रहते जब पेशेंट नीचे आता है और देखते हैं घर वाले कि पेशेंट को छाले बन चुके हैं। बहुत से बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि पेशेंट घर में लेटा था और सुबह पता चला पैर चूहे ने काट दिया। तो ये भी बहुत से केसेस रिकॉर्ड है कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनकी कंप्लीटली न्यूरोपैथी हो जाती है, उसके कारण उनको सेंसेशन बिल्कुल पता नहीं चलता, तो रात में चूहे पैर को खा जाते हैं, अंगूठा देखा सुबह ब्लीडिंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन बनी रहती है। तो आपको फूड के अच्छे से केयर करना है, जो कॉम्प्लिकेशन से बचना है। उसके बाद डेली फूड को चेक करना है, वाटर से वॉश करना है और सिर्फ टॉवल से सॉफ्ट करना है, और मॉइस्चराइजर फिंगर के बीच में नहीं लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो उसका ट्रीटमेंट आता है, पेशेंट अगर अनकंट्रोल डायबिटिक आपके पास आया है, जैसे कि पेशेंट हमारे पास आई है इसकी डायबिटिक अनकंट्रोल है, पेशेंट हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आई है, भी पेशेंट को कंटिन्यूस वोमिटिंग है, तो इसी कंडीशन में आपको पेशेंट को
जब पेशेंट का शुगर 400-500 आता है, अभी इस पेशेंट का शुगर 450-500 की रेंज में चल रहा है, ये पेशेंट हमारे पास आज आया है मॉर्निंग में। तो पेशेंट जो हमारे पास DKML एंड होकर आया है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। अब ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। अगर बात करें हम डायबिटिक फुट वाले पेशेंट के मैनेजमेंट की कैसे करना है, तो दोस्तों अगर डायबिटिक फुट वाला पेशेंट आपके पास आता है और पेशेंट की शुगर अनकंट्रोल रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को इंसुलिन पर रखना है, आपको पेशेंट को टेबलेट पंप पर नहीं रखना है। इंसुलिन आपको जो देंगे उसे किस तरह देंगे वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। 50 ml के सिरिंज में आपको 15 यूनिट इंसुलिन लेना है और उसे 3 to 4 ml पर आवर पर चला देना है कंटिन्यूस, और उसे 24 घंटे तक देना है। 24 घंटे में आप पेशेंट को 75 से 80 यूनिट इंसुलिन दे देंगे। तो आप जब इस तरह से इंसुलिन पंप से पेशेंट को इंसुलिन देंगे तो आपको पेशेंट का हो सकता है शुगर कम भी हो, तो आपको ऑर्डर शीट में लिखना है शिफ्टर को कि इस पेशेंट का शुगर हर 2 to 3 आवर्ली मॉनिटरिंग करना है। अगर पेशेंट का शुगर आपको 100 से 150 के बीच में रखना है, इससे कम अगर पेशेंट का शुगर होता है तो आपको जो इंसुलिन आपने चालू किया है 3 to 4 ml पर आवर पे, उसे आपको टेपर करके कम करना है। धीरे धीरे टेपर करके आपको 100 से 150 ml पर यूनिट 100 से 150 mg पर DL पे आपका शुगर आ जाता है। उस कंडीशन में आपको इंसुलिन टेपर करके बंद कर देना है। उसके बाद आपको मिक्सटार्ड इंसुलिन लगाना है। मिक्सटार्ड के अंदर शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, तो आप जो 75-80 mg के यूनिट के आसपास आपने 24 घंटे में दिया, उसके अकॉर्डिंग आप सेट करके उसे दे सकते हैं। जैसे कि इस पेशेंट को हमने इंसुलिन का इन्फ्लुएंस चालू किया, ये पेशेंट हमारे पास DK में आई है, तो DK का जो मैनेजमेंट होता है उसमें हम 1 ml पर आवर पे इंसुलिन चलाते हैं। ये 20 ml के डिस्पो है, इसके अंदर हमने 3 ml HIR लिया है इंसुलिन रेगुलर और 17 ml NS लिया है और 1 ml पर आवर पे से चलाया है। इसमें 1 ml पर आवर पर चला रहा है तो पेशेंट को इसमें 6 यूनिट पर आवर जा रहा है। जो DK वाले पेशेंट होते हैं उसमें क्राइटेरिया होता है कि जो अगर 50 किलो का पेशेंट है तो उसे 50 यूनिट पर आवर देना है, 60 kg का पेशेंट है तो 60 यूनिट पर kg देना है। तो पेशेंट के DK के मैनेजमेंट में हम 6 यूनिट पर आवर इंसुलिन पंप से दे रहे हैं। तो फर्स्ट तो आपको मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से इंसुलिन देना है। 50 ml की सीरीज में आपको इंसुलिन लेना है 50 यूनिट और 50 ml NS के साथ उसे 3 to 4 ml पर आवर पर चला देना है। धीरे धीरे आप 100 से 150 के बीच में लाना है, उससे नीचे नहीं करना है। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको इंसुलिन बंद करके उसे मिक्सटार्ट पे ले लेना है। मिक्सटार्ट पे लेने के बाद उस पर आप शुगर अगर कंट्रोल लेना होता है तो उसे आपको OHA पे लेना है। OHA मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो सल्फोनिलुरियास, मेटफॉर्मिन और हमारी जो ग्लिमप्राइड वगैरह रहती है उस पर आपको पेशेंट को ले लेना है। सेकंड जो चीज़ होती है इसमें आपको डेली ड्रेसिंग करना है पेशेंट की, डेली ड्रेसिंग करना है मॉर्निंग में। और जो ड्रेसिंग का जो पस है, बेटा इधर लाओ, जो पेशेंट को देख सकते हैं यहाँ पे पस ड्रेन हो रहा है। ये जो पस आप पेशेंट को ड्रेन होता है, इस पस को आपको कल्चर के लिए भेजना है। कल्चर के लिए आप पस भेजेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, पेशेंट को हम कौन सी दवाई दे सकते हैं। तो जो भी एंटीबायोटिक उसमें आएगा, जो भी एंटीबायोटिक हाईली सेंसिटिव रहेगा, तो एंटीबायोटिक पेशेंट को चलाएंगे तो उससे पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट का शुगर कंट्रोल करेंगे। पेशेंट का शुगर कंट्रोल रहेगा तो पेशेंट को अच्छे से वहाँ सर्कुलेशन रहेगा, अच्छे से पेशेंट का सर्कुलेशन रहेगा तो वहाँ पे अच्छे से ब्लड सप्लाई जाएगी तो नेक्रोसिस होने से और पेशेंट का ये जो स्किन डेड हो रही इससे बचेगा। तो शुगर कंट्रोल करना है, डेली ड्रेसिंग करना है, और जो वुंड से पस आ रहा है अगर तो पस को आपको कल्चर के लिए भेजना है। और कल्चर में जो भी एंटीबायोटिक आता है उससे आपको सेंसिटिव होता है, उसे आपको पेशेंट को देना है। तो इस तरह से शुगर कंट्रोल करना है और डेली ड्रेसिंग करना है। उसके बाद कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक देना, ये इसके कुछ मैनेजमेंट होते हैं। और पेशेंट का आपको एडवाइस देना है कि पेशेंट कुछ मीठा ना खाए और शुगर फ्री डाइट ले। तो दोस्तों इस तरह से हम जो डायबिटिक फुट के जो पेशेंट होते हैं उन्हें मैनेज करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।